नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस मेंस 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी में जीएस पेपर 4 में जो है कितने प्रश्न आप लोगों के आए हैं पीसीएस एकेडमी के नोट से, तो उन सारी चीज़ों को विद प्रूफ चीज़ों को देखेंगे कि जो भी चीज़ें जो भी प्रैक्टिस आप लोगों को कराई गई थी, जो भी नोट्स प्रोवाइड किए गए थे वो क्या थे और किस तरीके से उन्हीं का स्क्रीनशॉट लेकर मैं आप लोगों को चीज़ों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यूपी पीसीएस मेंस 2021 के जो मेंस हुआ था उसमें जीएस पेपर 4 में लगभग 12 से 13 प्रश्न जो हैं पीसीएस एकेडमी के नोट से आए हैं और उन चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। मैं ओवरऑल जो भी चीज़ें मैंने कराई हैं, जो लेक्चर दिए हैं जीएस के चारों पेपर के, उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल आंसर राइटिंग और जो आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज़ हुई है उन्हीं चीज़ों की, दो चीज़ों से कितने प्रश्न आए हैं, मैं उन चीज़ों की केवल बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जो पहला प्रश्न है क्या वैयक्तिक नैतिकता का जो प्रभाव है लोक जीवन के निर्णयों पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नैतिकता है उसका पब्लिक लाइफ पर क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताना था। तो इसमें देखिए टेस्ट सीरीज़ 5 थी, टेस्ट संख्या 5। इसमें देखिए नैतिक प्रबंधन क्या होता है, एक सिविल सेवक के लिए नैतिक प्रबंधन क्यों जरूरी है, इन सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी कई प्रश्न हैं। ठीक है, नैतिकता से संबंधित नैतिकता क्या होती है। अब देखिए इसमें भी व्यक्तिगत नैतिकता के बारे में बताया गया है कि भाई नैतिकता क्या होती है, मानवीय क्रियाकलाप में शुभ अशुभ नैतिकता को कैसे प्रभावित करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में देखिए ये आपका जो प्रश्न है वो भी नैतिकता से ही संबंधित है। जो सिविल सेवकों को सक्षम नैतिकता से संबंधित वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं, तो इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने अच्छे से करी है तो आप लोग प्रश्न को अच्छे से लिख पाते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में भी देखिए लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थितियां सामान्यतः अच्छी नहीं हैं, व्याख्या कीजिए। तो नैतिकता किस तरीके से पब्लिक लाइफ को प्रभावित करती है, उन सारी चीज़ों का विश्लेषण इन सारी चीज़ों में किया गया है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपका महात्मा गांधी के अनुसार, देखिए लंबे चौड़े स्टेटमेंट होते हैं लेकिन स्टेटमेंट में मेनली पूछा गया है वही चीज़ें जरूरी होती हैं, और क्या क्या आप लोगों को पीसीएस एकेडमी पर कराया गया है उन सारी चीज़ों को देख लीजिए। महात्मा गांधी के मत के अनुसार वो कौन कौन से आवश्यक सद्गुण हैं जो आदर्श मानवीय नैतिक व्यवहार के हेतु उत्तरदायी होते हैं। तो अब देखिए जो नीति शास्त्र है महात्मा गांधी का, गांधी जी का जो नीति शास्त्र है, जो नैतिक नियम हैं, जो सद्गुण हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बेहतर रूप में आप लोग कर सकते थे, जैसे गांधी जी की नैतिक शिक्षा वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। इस टाइप का प्रश्न भी आप लोगों को कराया गया है। अगला प्रश्न जो है आपका गांधी जी के नीति शास्त्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका नीति शास्त्र यानी पूरी की पूरी होल सोल चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप बेहतर ढंग से चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न जो है गांधी जी का प्रमुख नैतिक दर्शन क्या था, स्पष्ट कीजिए। इस टाइप के प्रश्न आपको ढेरों कराए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए इसमें भी गांधी जी के नैतिक और सामाजिक मूल्यों की विवेचना कीजिए। अगर इस टाइप के प्रश्न आपने किए हैं तो आप जो प्रश्न पूछा गया है उसको बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट है जो भी टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को दी गई है, जो भी करवाई गई है। अगर आप एटलीस्ट जो टेस्ट सीरीज़ है उसको अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि देखिए कोई आपकी जगह लिखने नहीं जाने वाला, कोई भी दूसरा आने पढ़ाई करेगा उसको आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसी का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम हॉल में होगा, जो भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए भ्रष्टाचार सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासन की अक्षमता, राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न करने का कारण है। ये तो आपका एक प्रश्न की डिटेल एक आपका थीम बनाई जा रही है। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछा गया, इसी कथन के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय। तो यह मेन क्वेश्चन है, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय। तो अब इस प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, देखिए सार्वजनिक जीवन जो होता है, देखिए इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार के कारणों और निवारणों पर चर्चा कीजिए। अगर इस प्रश्न को आप लोगों ने लिखा है तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को लिख सकते थे। अगले प्रश्न में देखते हैं। देखिए
जो आपका भ्रष्टाचार है, देखिए इसमें भी आपकी चीज़ें हैं कि जैसे भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय सुझाइए। ये भी टेस्ट सीरीज में पूछा गया है, बताया गया है आप लोगों को। और ये देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे भ्रष्टाचार सरकारी कोष का दुरुपयोग प्रशासनिक अक्षमता और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, ये कौटिल्य का विचार था। ठीक है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ये देखिए पूरी की पूरी लाइन ही मिल रही है आपकी। इस चीज को मिलाएंगे, जो प्रश्न था बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था, ये कौटिल्य का विचार था, इसी में अगली लाइन आयोग ने अपनी तरफ से जोड़ी थी। ठीक है, तो इसको भी देखिए आंसर राइटिंग के सीरीज में 160वां नंबर क्वेश्चन था, इसको कराया गया है आप लोगों का। ठीक है, आइए और भी क्वेश्चन है कि जैसे देखिए सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए सुझाव दीजिए। तो हर तरीके से एक ही प्रश्न की कई कई बार आप लोगों को प्रैक्टिस कराई गई है। वो प्रश्न संख्या 160 था, और ये जो है 204 है। अलग अलग टेस्ट सीरीज में अलग अलग जो ड्राफ्टिंग आप लोगों को दी जाती है, उसमें इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को दिए गए हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है नैतिक शासन और लोक जीवन में सत्यनिष्ठा, यानी सत्यनिष्ठा पर बात करनी है आपको और नैतिक शासन पर बात करनी है। ठीक है, ये दो पार्ट में, ए और बी पार्ट में दिया गया है, तो इस चीज को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न ही इसमें ड्राफ्टिंग में आप लोगों को दिया गया था कि शासन सुशासन और नैतिक शासन शब्दों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका एक पार्ट हो गया, नैतिक शासन के बारे में भी बताया गया। अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को लिख सकते थे। अगला प्रश्न क्या है, देखिए सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा के बारे में पूछा गया। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी कैसे भिन्न है, एक सिविल सेवक के लिए जरूरी क्यों है। तो जो भी आपका दाएं बाएं जो भी चीज़ें पूछी गई हैं, वो आपकी सारी की सारी चीज़ें ड्राफ्टिंग में कवर की जाती हैं। कि जैसे प्रश्न संख्या 90 था, 200 शब्दों में लिखना था। इन प्रश्नों की अगर आप लोग प्रैक्टिस करते तो आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाता। ठीक है, अब जिस व्यक्ति ने भी अगर ये चीज़ें प्रैक्टिस करी होंगी तो नो डाउट बहुत अच्छा गया होगा पेपर। अब देखिए सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा किसी भी सिविल सेवक के लिए किस प्रकार लाभदायक है, उदाहरण सहित समझाइए। 200 शब्दों में लिखना था, ये भी टेस्ट सीरीज में आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, सत्यनिष्ठा क्या है, उदाहरण सही समझाइए। इसमें भी आपको ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप लोगों को दिया गया था ड्राफ्टिंग में। अगर आप चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो वही आपके लिए बेहतर होता है। अगला प्रश्न देखिए, लोक जीवन में यही चीजें था कि लोक जीवन में सत्यनिष्ठा, सीधे सीधे लाइन टू लाइन मिल रहा है कि लोक जीवन में सत्यनिष्ठा से क्या अर्थ ग्रहण करते हैं, आधुनिक काल में इसके अनुसार चलने में क्या कठिनाइयां हैं, इन कठिनाइयों को किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक ही प्रश्न में आपकी कई चीजें कवर हो रही हैं, और इस टाइप के प्रश्न और भी आए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 61 है, 150 शब्दों में आप लोगों को लिखना था। तो ओवरऑल में कहें तो अगर आपने प्रश्न को अच्छे से देखा है, जो ड्राफ्टिंग है उसको आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो आप लोग बेहतर करने की स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जैसे एक स्थिति ऐसी होती है कि जिस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होता, कि भाई आप चीज़ों को पढ़कर जाते हैं, लिखते हैं, और अगर आपके सामने प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। लेक्चर तो सभी लोग पढ़ते हैं कि भाई पूरे के पूरे जीएस के चारों पेपर के लेक्चर जो है आपने पढ़ लिए सारी चीज़ों के, लेकिन प्रैक्टिस के लिहाज से जो आपका जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चलती है, ड्राफ्टिंग दी जाती है, और जो टेस्ट सीरीज है उससे मैं केवल बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सत्यनिष्ठा, लोक जीवन में सत्यनिष्ठा से क्या अर्थग्रहण है, यही सबसे पहला ही प्रश्न है। और अन्य चीज़ें भी पूछी जाती तो वो भी आप लोग करने में सक्षम होते। अगला प्रश्न भी देखिए, सत्यनिष्ठा ईमानदारी एक दूसरे के पूरक है, उदाहरण से समझाइए। कई चीज़ों, मतलब एक ही प्रश्न को कई कई टाइप से आप लोगों को आंसर राइटिंग कराई गई है। और ये देखिए जीएस पेपर 4 का प्रश्न संख्या 196 है, और 125 शब्दों में इसको आप लोगों को लिखना था। तो हर तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते थे। अब अगला प्रश्न क्या है, मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड जो होता है उसको परिभाषित करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परिभाषा देनी है मनोवृत्ति की। मनोवृत्ति अच्छा जो एवं अभिक्षमता है, इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य संबंध में विवेचना कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है। अब इसमें देखिए सीधे सीधे आपका दे रहा है कि जो आपकी अभिरुचि है, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, अभिरुचि नहीं है, अभिवृत्ति है। ठीक है, अभिक्षमता जिसको बोलते हैं, मनोवृत्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको एप्टीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये सॉरी ये दो दो बार एक गलत हो गया है। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है आपका, अगला वाला प्रश्न, ये गलत स्क्रीनशॉट आ गया है।
देखिए, अभिरुचि और अभिवृत्ति, अभिवृत्ति के बारे में बताना था आपको, अभिवृत्ति के बीच में अंतर कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है टेस्ट सीरीज में। अभिवृत्ति और अभिरुचि को उदाहरण सहित समझाइए, ये भी चीज़ें, ये भी प्रश्न आप लोगों को दिया गया है। नीति जो जीएस पेपर 4 का टेस्ट सीरीज हुई थी 20 प्रश्न की, तो उसमें ये प्रश्न आप लोगों को दिया गया है। दोनों चीज़ों में अंतर, अब देखिए अभिवृत्ति क्या होती है, यही है एप्टीट्यूड। ठीक है, सॉरी एटीट्यूड। जो अभिवृत्ति है या मनोवृत्ति है, उदाहरण के साथ समझाइए। अभिवृत्ति के किसी विषय पर विचार करने का अनुभव का तरीका। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं, प्रैक्टिस कराई गई है, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया गया है। और भी प्रैक्टिस करवाई गई है कि जैसे अभिवृत्ति के प्रकारों को समझाते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो एक ही प्रश्न को, यानी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति को कई तरीके से आप लोगों को समझाया गया है। ठीक है, प्रैक्टिस कराई गई है। अब देखिए, अभिक्षमता को स्पष्ट करते हुए इससे एक सिविल सेवक कैसे लाभान्वित हो सकता है, इसको आप लोगों को बताना था। तो ये भी टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। अगला प्रश्न देखिए, परानुभूति क्या है। इसमें देखिए दो टाइप के प्रश्न हैं। अगला वाला पार्ट, जैसे अगला वाला प्रश्न जो था, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो दो प्रश्नों के स्क्रीनशॉट आ गए हैं। ठीक है, जैसे अगला वाला जो प्रश्न है वो इम्पैथी से संबंधित है। सहानुभूति क्या होती है, तो इसी को परानुभूति भी बोलते हैं, इम्पैथी भी बोलते हैं। ये इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो इम्पैथी कहलाता है। ठीक है, अब कमजोर वर्ग के समस्याओं के प्रति इम्पैथी जो है किस तरीके से भूमिका अदा करती है, विवेचना करनी है। तो इसमें भी परानुभूति से संबंधित स्क्रीनशॉट दिए गए हैं, आप लोगों को टेस्ट सीरीज में भी कराया गया है। ठीक है, ये अभिवृत्ति वाला यानी पहला वाला क्वेश्चन था, उसके बाद में आपका मनोवृत्ति वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यानी जो आपका परानुभूति है वो वाला प्रश्न, तो इनको आप लोग देख सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन था। ठीक है, ये देखिए भावनात्मक क्षमता क्या होती है। इसमें सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसमें परानुभूति वाला जो था, ठीक है, परानुभूति क्या होती है, इसका स्क्रीनशॉट आगे लगा हुआ है। प्रशासनिक भाव में लोक सेवकों में, ये देखिए ये प्रश्न है, लोक सेवकों में समानुभूति का विकास कैसे किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। सीधे सीधे एम्पैथी किस तरीके से क्या काम करती है, किस तरीके से नहीं करती है, उन सारी चीज़ों को बताया गया है। ये देखिए परानुभूति यानी एम्पैथी क्या होती है, इसके विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हर तरीके से जो टेस्ट सीरीज है और जो ड्राफ्टिंग दी गई है, जीएस पेपर 4 का प्रश्न था, 120वां नंबर क्वेश्चन था और 150 शब्दों में आप लोगों को लिखना था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को कराई गई हैं। अब देखिए सहानुभूति और समानुभूति यानी परानुभूति, उसमें केवल सहानुभूति को सिंपैथी बोलते हैं और जो परानुभूति होती है उसी को एम्पैथी बोलते हैं। तो इंग्लिश वाले को अगर आप देखेंगे तो उसमें एम्पैथी दिया हुआ है, तो इसीलिए आप लोगों को एम्पैथी बताना है। तो ये प्रश्न टेस्ट सीरीज में भी आप लोगों को कराए गए हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए परानुभूति से क्या है, सिविल सेवा में इसकी उपयोगिता का परीक्षण कीजिए। तो हर तरीके से प्रश्नों को आप लोगों को कराया गया है। अब इसी में देखिए अगला प्रश्न जो था आपका संवेगात्मक बुद्धि यानी भावनात्मक क्षमता, यानी तीसरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चनों के तो स्क्रीनशॉट मनोवृत्ति और इम्पैथी दोनों के हो गए। तीसरा क्वेश्चन था संवेगात्मक बुद्धि प्रभावशाली कार्यप्रणालियों में बहुत आवश्यक है, कथन पर प्रकाश डालिए। तो कुल मिलाकर ये बताना था कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस के लिए किस तरीके से उपयोगी है, तो इन सारी चीज़ों को बताना था। तो इसी के स्क्रीनशॉट पर तीनों प्रश्नों के स्क्रीनशॉट आगे लगे हैं एक एक करके। ठीक है, समानुभूति के बारे में अब देखिए प्रशासनिक पद्धतियों में भावनात्मक बुद्धि का आप किस तरह उपयोग करेंगे, किस तरह प्रयोग करते, यही क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है और डायरेक्टली क्वेश्चन ये आप लोगों को कराया गया है। जीएस पेपर 4 का है, प्रश्न संख्या 34 है और 150 शब्दों में लिखना था। तो ये ड्राफ्टिंग से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके आए हैं। अब देखिए क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज में भावनात्मक क्षमता का प्रबंधन सिविल सेवकों के लिए क्यों जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। यही चीज़ें कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जो प्रैक्टिसेस जो होती हैं और सिविल सेवा जो होती है, सिविल सेवक जो होते हैं उनके लिए क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, भावनात्मक समझ के प्रमुख अवयवों की विवेचना करें, इसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो हर तरीके से एक ही प्रश्न को
कई तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस कराई गई है। अब ये चीज़ें आपका कर्तव्य बनता है कि आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये देखिए, ये अगला प्रश्न, टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट जो 28 हुआ था उसमें लोक प्रशासन में भावनात्मक बोध क्या है, क्या क्या लाभ हैं। तो ये हर तरीके से क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट में आप लोगों से करवाया गया है। भावनात्मक समझ क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका जो ड्राफ्टिंग है उसका प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए ड्राफ्टिंग का ही है, 116 नंबर क्वेश्चन है। भावनात्मक समझ को समझाते हुए बताइए कि भावनात्मक समझ वाले प्रशासक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो हर तरीके से वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रशासन है उसमें किस तरीके से भावनात्मक समझ काम करती है। जो संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक क्षमता या भावनात्मक समझ जो होती है वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, लोक सेवकों के अंदर सहनशीलता और करुणा को कैसे पोषित किया जा सकता है, अपना सुझाव दीजिए। तो देखिए, लोक सेवकों के अंदर आपको सिविल सर्वेंट के अंदर बताना है कि सहनशीलता और करुणा किस तरीके से विकास किया जा सकता है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। लोक सेवकों के आचरण के प्रमुख प्रावधानों को बताइए। एक ये टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सिविल, ये देखिए, सिविल सेवक के संदर्भ में सहिष्णुता के क्या फायदे हो सकते हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो ये टेस्ट जो फुल टेस्ट हुआ था 24 पेपर 4 का यह टेस्ट था, फुल टेस्ट जो हुआ था उसमें आप लोगों को दिया गया था। अगला जो प्रश्न है देखिए, सहिष्णुता, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। सहिष्णुता और करुणा की सिविल सेवा में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। डायरेक्टली क्वेश्चन, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आप लोगों को आए हैं। अलग अलग तरीके से भी आए हैं, लेकिन लाइन टू लाइन भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए गए। बस आप लोगों का काम था चीज़ों को प्रैक्टिस करना। अब देखिए, जैसे ऐसे 2 गुण बताइए जिन्हें आप सिविल सेवा के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, अपने उत्तर का औचित्य समझाइए। तो सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई गई, इसका लेक्चर भी पड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या ड्राफ्टिंग जो कराई गई थी, प्रश्न संख्या 69 है। 150 शब्दों में आप लोगों को लिखना था, ठीक है। तो लोक सेवक के बारे में बताया गया, फिर सहिष्णुता और करुणा, हर तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस कराई गई है। अगला प्रश्न देखिए टेस्ट सीरीज का ही है कि इसमें जो है एक सिविल सेवक के संदर्भ में सहिष्णुता के क्या फायदे हो सकते हैं, ये भी चीज़ें बताई गई हैं प्रैक्टिस में। अब अगला प्रश्न जो है देखिए, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी जो होती है और डेडिकेशन जो होता है, यानी वस्तुनिष्ठता और निष्ठा में आपको विभेद करना था। अभिवृत्ति की संरचना एवं प्रकारों में अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड और आपका एप्टीट्यूड दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर अभिवृत्ति की संरचना में प्रकारों में अंतर बताना था। तो अभिवृत्ति के बारे में देखिए और वस्तुनिष्ठता, 2 चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि को उदाहरण से समझाइए, ठीक है। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन कराए गए हैं आप लोगों को कि जैसे जो वस्तुनिष्ठता है, देखिए, लोक सेवा में वस्तुनिष्ठता के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। हर तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को कराए गए हैं। वस्तुनिष्ठता, शासन व्यवस्था और सिविल सेवा के संदर्भ में व्याख्या कीजिए, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन कराया गया है। वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, सिविल सेवा में इसकी महत्ता पर प्रकाश डालिए। हर एक तरीके से अलग अलग तरीके। अभिवृत्ति एक स्वाभाविक गुण है, व्यक्ति की अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो ये भी देखिए, अभिवृत्ति वाला जो पहला वाला पार्ट था उसका क्वेश्चन है, ए वाले सेक्शन का। हर तरीके से एक लोक सेवक अभिवृत्ति के द्वारा मूल्यों की स्थापना कैसे सहयोग प्राप्त कर सकता है, ये चीज़ें बताई गई हैं। ये आपका पेपर 4 का प्रश्न संख्या 48 था, ठीक है। 200 शब्दों में लिखना था। अब देखिए, अभिवृत्ति क्या है, वृत्ति का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो हर तरीके से एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से आप लोगों को करवाया गया है। अगर आप ये सारे के सारे प्रश्न प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चीज़ों आप लोगों के लिए लिखने में बेहतर होती, ठीक है। मैं केवल ड्राफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, उसकी केवल, ठीक है। अब देखिए, अभिवृत्ति अभिरुचि को उदाहरण से ही समझाइए, ये चीज़ें दी गई हैं। और इसी में देखिए, एक इसी टेस्ट सीरीज में ही सिविल सेवा में वस्तुनिष्ठता की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए, ठीक है। अभिवृत्ति क्या होती है, उदाहरण से ही समझाइए। हर तरीके से एटीट्यूड के बारे में आप लोगों को बताया गया है। वस्तुनिष्ठता क्या होती है सिविल सेवा में, इसकी महत्ता पर प्रकाश डालिए।
ये चीज़ें हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10वां था। ठीक है। अब देखिए, भारतीय समाज में परंपरागत मूल्य क्या है, आधुनिक मूल्य में इसकी भिन्नता क्या है, ये चीज़ें बतानी है। तो आपको परंपरागत मूल्य क्या होते हैं, सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, और आधुनिक मूल्य से इनकी भिन्नता बतानी थी। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो इसमें देखिए, मानवीय मूल्य क्या होते हैं, समाज में लोगों के व्यवहार में इनकी मूल्यों की उपयोगिता को बताइए। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया है आपका। टेस्ट संख्या 5 है और कुल प्रश्न 5 थे, 1 घंटे का समय था। ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को कराई गई है, प्रैक्टिस के लिए दी गई थी। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये भी टेस्ट सीरीज का ही है। मानवीय मूल्यों का सामाजिक जीवन में क्या है, मानवीय मूल्यों का सामाजिक जीवन में क्या योगदान है, मानवीय मूल्यों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। हर तरीके से क्वेश्चन को आप लोगों को कराए गए हैं। आधारभूत मानवीय मूल्य कौन कौन से होते हैं, समाज में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन वही है, समाज में आधारभूत मूल्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला जो आपका क्वेश्चन था, समाज में परंपरागत मूल्य और इसकी आधुनिक मूल्यों से भिन्नता। ठीक है। अब देखिए, जो ये 12वां क्वेश्चन है ये नहीं मिला। ठीक है, ये नहीं आया। जो 13वां क्वेश्चन है, ठीक है, कि जैसे वर्तमान प्रशासनिक संरचना, जो प्रशासनिक संरचना जो होती है उसमें गुणात्मक सेवा प्रदान करने के लिए क्या क्या कार्य संस्कृति, यानी सिविल सेवकों की कार्य संस्कृति में बदलाव आवश्यक है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो अब आप लोगों को क्या बताना था, मेनली ये बताना था कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, कल की डेट में आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपके अंदर कौन कौन से चेंजेस आवश्यक होने चाहिए। तो अब इसी प्रश्न को आप लोग देखिए। ठीक है। इसी का वर्तमान में सिविल सेवकों की कार्य पद्धति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, पूरी की पूरी चीज़ें बिल्कुल वही बताई गई हैं, किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है आपका कौन सा, देखिए ये आपका मनोवृत्ति से ही किसी सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की उपयुक्त उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए। अब सीधी सी बात है, आपसे क्या चीज़ पूछी जा रही, एटीट्यूड को बताया जा रहा है कि भाई समाज में अगर कोई समस्या है और मनोवृत्ति जो आपका एटीट्यूड जो होता है तो वो किस तरीके से फॉर्मेशन होगी उसकी, तो ये चीज़ जवाब देना है आपको। मेनली जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है आपका राजनीतिक मनोवृत्ति की बात की गई है, राजनीतिक मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की गई है। ठीक है। मानव जी सॉरी ये आपका देखिए, मानव जीवन में नैतिकता इस बात की प्रोन्नति की चेष्टा करती है कि लोक प्रशासन में ये अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है, राजनीतिक अभिवृत्ति का समाज के लिए क्या क्या महत्व है, ये चीज़ें बताई गई हैं। राजनीतिक अभिवृत्ति के विकास में आंतरिक गुण कैसे प्रभावी हो सकते हैं, ये चीज़ भी बताई गई है। ठीक है। तो मनोवृत्ति का निर्माण या प्रभावित मनोवृत्ति से संबंधित आगे भी पीछे भी मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाए हैं। ठीक है। और देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो वही है जो उस तरीके से दिया विभेद करवाया था। और यहाँ पर आज लोक सेवाओं में वस्तुनिष्ठा एवं निष्ठा समय की मांग है, कथन को सिद्ध कीजिए। तो जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं उसी का जवाब देना है। ठीक है। तो इसमें देखिए, ये अभिवृत्ति एक स्वाभाविक गुण है, व्यक्ति की अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो यही देखिए अभिवृत्ति वाला क्वेश्चन जो आ गया आपका। ठीक है। अभिवृत्ति को एक स्वाभाविक गुण है, अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले, यही क्वेश्चन था ना लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन था। ये वाला स्क्रीनशॉट बाद में लगा है आकर। ये देखिए, व्यक्ति की मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। 18वां वाला क्वेश्चन देखिए इसको, और इस क्वेश्चन को देखिए, अभिवृत्ति एक स्वाभाविक गुण है, व्यक्ति की अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को विवेचना कीजिए। बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है। व्यक्ति में अभिवृत्ति का निर्माण एवं विकास कैसे होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यही किसी समस्या के प्रति पूछ लिया गया, तो अगर आपको चीज़ें पता है किस तरीके से विकास होता है तो आप उसको समस्या के प्रति भी बता सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज में भी बताया गया है कि जैसे टेस्ट संख्या 8 में अभिवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्ति का निर्माण किस प्रकार संभव है। तो ये चीज़ें स्क्रीनशॉट 18वें नंबर क्वेश्चन का है। अब ये देखिए, आज लोक सेवाओं में वस्तुनिष्ठा एवं निष्ठा समय की मांग है, ये 19वां नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं, वस्तुनिष्ठा सिविल सेवा में वस्तुनिष्ठता की प्रासंगिकता परीक्षण कीजिए। सबसे पहला ही क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, वस्तुनिष्ठता शासन व्यवस्था सिविल सेवक के संदर्भ में
व्याख्या कीजिए। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। वस्तुनिष्ठता क्या है सिविल सेवा में, इसकी महत्ता पर प्रकाश डालिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपका सिविल सेवा और सिविल सर्वेंट इन्हीं से संबंधित हैं। तो हर तरीके से, हर टाइप से आप लोगों को क्वेश्चंस कराए गए हैं। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है सिविल सर्विस की महत्ता का प्रकाश डालिए। तो ये आपके टोटल जो है यूपी पीसीएस मेंस 2021 में जीएस पेपर 4 में आए हुए प्रश्न है। 20 में से लगभग 12 प्रश्न आप लोगों के पीसीएस एकेडमी के डायरेक्टली नोट से आए हैं। और केस स्टडी देखिए हर साल नई ही बनती है, तो उसके कोई मतलब आधार नहीं होता, ठीक है। वो कहीं से भी किसी भी तरीके से पूछे जा सकती है। अब देखिए 20 में से अगर 12 प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस से किए हुए आ जाते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिखने की स्थिति में होते हैं। क्योंकि देखिए जो जीएस के जैसे आपने 20 में से 12 बहुत अच्छी तरीके से कर लिए, बाद के क्वेश्चन को भी ऐसा नहीं है कि आपने उन चीज़ों को पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा, लेकिन हाँ आप सारे के सारे लेक्चर की बात आ जाती है कि आप उन चीज़ों को बेहतर ढंग से लिखते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। और जीएस पेपर 4 से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। थोड़ा सा समय की कमी की वजह से और कुछ चीज़ों की वजह से अभी वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। जल्दी आप लोगों को वीडियोस भी, अन्य वीडियोस भी मिलने लगेंगे, ठीक है। तो ये जीएस पेपर 4 की चीज़ें थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। और बाकी के जैसे जो जीएस पेपर फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, इनके वीडियोस भी आप लोगों को जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।